हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद सर। मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। एंड टुडे दिस इज द वीडियो विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू टुडे। द क्लास विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑन दिस वीडियो इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ द चैप्टर वॉइस। यानी आज मैं जो वीडियो आपको उसके सामने ला रहा हूँ, इस वीडियो में मैं वॉइस चैप्टर का जो सेकेंड वीडियो है वो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होगा, और यदि याद नहीं है तो मैं आपको फिर से कहता हूं कि आप लोग फिर से उस वीडियो को देखिए, उसके बाद सेकंड वीडियो देखिए। क्योंकि यदि आप फर्स्ट वीडियो के कुछ पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखेंगे तो सेकंड वीडियो में कुछ पॉइंट्स समझने में दिक्कत हो सकती है। ये जो कनेक्टिंग लिंक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लिंक को ब्रेकअप मत होने दीजिए। यदि आपने उसको ठीक से नहीं देखा है तो आज फिर से देख लें, और देखने के बाद फिर इस वीडियो को देखें। तो आज सेकंड वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज सेकंड वीडियो में हम लोग वॉइस चैप्टर का सेकंड लेक्चर, जो कि स्टेप 2 यहाँ पर दिखा रहा है, स्टेप 2, इसमें हम लोगों को क्या जानना है? आज हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, और विशेषकर हम समझेंगे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। आपको याद होगा पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोलने से ही काम नहीं होगा, ऑब्जेक्ट किसका ये जानना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन का भी हो सकता है, और हमें प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें वर्ब के ऑब्जेक्ट से मतलब है, और वो भी प्रिंसिपल वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़ चुके हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं छोटा सा शॉर्ट में। सबसे पहले हमने बताया, दो चीज़ें बताई थी। पहला चीज़ हमने बताया था कि प्रायर नॉलेज किस किस चीज़ का जरूरी है, याद होगा आपको। पहला प्रायर नॉलेज हमने बताया था जरूरी है टेंसेस के बारे में, और हमने ये बताया था कि टेंसेस का रिलेशन वर्ब से है, और वर्ब्स को मैंने क्लासिफाई किया था प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और नॉन फाइनाइट्स के रूप में। उसका लिस्ट भी मैंने दिया था। इसके बाद मैंने सेकंड चीज बताई थी, स्टेप नंबर 1 वॉइस पढ़ने के लिए पहला स्टेप है टेंसेस और वर्ब्स के बारे में जानना, जिसका डिटेल्स हमने बताया था। आज हम आपको उस 5 चीजों में से जो दूसरी चीज है, दूसरी और तीसरी, यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ये हम पढ़ेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्टेप 2 में क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ठीक है, यानी यदि कोई एक सेंटेंस दिया हो, कोई एक वाक्य दिया हो, उस वाक्य में जो मेन वर्ब है उसका सब्जेक्ट क्या है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमें पता लगाना है। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो के अंत में आप ये काम कर पाएंगे। क्या? वाक्य में दिए हुए प्रिंसिपल वर्ब का सब्जेक्ट कौन है और वाक्य में दिए हुए प्रिंसिपल वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रिंसिपल वर्ब का सब्जेक्ट और प्रिंसिपल वर्ब का ऑब्जेक्ट। पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था? पिछले वीडियो में बनाया था प्रिंसिपल वर्ब को पहचानना, उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब को पहचानना, राइट। अब इस वीडियो में बता रहा हूँ, अब आपको पहले तो अब ये सीख चुके हैं कि प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को कैसे पहचाने। अब उस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है और उसी वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है किसी सेंटेंस में, ये हमें पता लगाना है, राइट। तो कैसे पता लगाएं? देखिए हम यहाँ पर बोर्ड पर देखेंगे तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस वर्ड्स लिखे हुए हैं। आपको पता है कि मनुष्य जाति प्रश्न पूछती है हमेशा, और हर प्रश्न का उत्तर ही खोजती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रश्न ही कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न यहाँ शुरू किया है, हु, व्हाट, whom, whose, when, where, how and why। यही क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्रकार के क्वेश्चन है। इसके बियॉन्ड तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता, नहीं बनता। यस, आप कुछ यदि पुरानी इंग्लिश में जाएंगे तो उसमें एक वर्ड आता है वेंस, WHENCE, वेंस, जिसको हम फ्रॉम वेयर बोलते हैं आज की मॉडर्न इंग्लिश में, राइट। तो इसको यदि छोड़ दिया गया तो मॉडर्न इंग्लिश में हम ये 8 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ते हैं, और जितना भी नॉलेज का सोर्स है वो ये 8 ही प्रश्न पर आधारित है। कोई भी चीज़ हम जानेंगे तो बस ये 8 प्रश्न पूछेंगे। पहला, हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, हु मतलब किसे या किसको, हुज मतलब किसका, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, और वाई मतलब क्यों। ये 5 6 8 प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम पूछते हैं। इसमें से मैंने यहाँ पर देखिए 2 कॉलम्स में इसको डिवाइड कर दिया है।
एक में लिखा है हु व्हाट हु, और दूसरे में बाकी सारे 5 क्वेश्चन वर्ड्स लिखे गए हैं। इसको मैंने क्यों किया है? ये जानबूझकर किया गया है। जानबूझकर इसलिए किया गया है क्योंकि किसी भी सेंटेंस के वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वॉइस के बारे में जानने के लिए ये 3 चीजें जानना जरूरी है, राइट? इनका संबंध इन 3 शब्दों से है, हु, व्हाट और हुम। बाकी सारे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वॉइस पढ़ने के लिए हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है, हु, व्हाट, हुम। कौन, क्या, किसको, क्यों जरूरी है, क्या है, इसको जानने के पहले हम ये समझें कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें क्या मिलता है। हु का जो उत्तर होता है, हु का जो आंसर होता है, राइट, वो कोई नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट करता है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। हु का आंसर जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? 8 पार्ट ऑफ स्पीच है ना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब, ये 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे बोर्ड पर यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैं आपको शो करूँगा, उन बातों को स्पष्ट करने के लिए जो अभी जो मैंने आपसे बताया। 3 प्रश्न हैं, हु, व्हाट और हुम। इन तीनों का उत्तर या तो नाउन है, या तो प्रोनाउन है, या दोनों, राइट? तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं इसको। सबसे पहला सेंटेंस यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1 2 3 4 4 सेंटेंसेस यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। इन चारों सेंटेंसेस को हम लोग एनालाइज करेंगे। देखिए बच्चों, whenever we read grammar, we must have or we must develop the capacity to analyze the sentence, to paraphrase the sentence. Unless and until we are able to, or we develop the habit of paraphrasing a sentence, it will be very much difficult for us to understand the particular grammar section that we are understanding. यानी जब तक हम किसी सेंटेंस को उसके पार्ट को स्प्लिट करना नहीं जानेंगे, तब तक हमें ग्रामर ठीक से समझ में आएगा नहीं। और शायद यही एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि हम लोगों ने पैराफ्रेजिंग ऑफ सेंटेंसेस के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। चलिए फिर भी अब आप वीडियो में आ गए हैं तो हम यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, 4 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है शैल रोट अ लेटर, राइट? शैल रोट अ लेटर। अभी सबसे पहला स्टेप में मैंने क्या बताया था कि हमें जो प्रिंसिपल वर्ब है उसको फोकस करना है। तो स्टेप 1 क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल वर्ब को फोकस करेंगे, यानी इन चारों सेंटेंस में जो मेन वर्ब है अलॉन्ग विद ऑक्सिलरी वर्ब, उसको हम अंडरलाइन करेंगे या उसको हम हाईलाइट करेंगे या कुछ भी करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो वर्ड रोट है ये प्रिंसिपल वर्ब है, राइट? आपको क्लियर है? शैल रोट अ लेटर में रोट प्रिंसिपल वर्ब। और यहाँ पर व्हाई वाज शी स्कोल्डिंग हर चाइल्ड, सॉरी, व्हाई वाज शी स्कोल्डिंग हर चाइल्ड, इसमें प्रिंसिपल वर्ब क्या है? वॉज, स्कोल्डिंग, ये दोनों है। यानी इन दोनों को हम ले लें तो ये ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का काम करते हैं, राइट? वॉज, स्कोल्डिंग। अब तीसरा देखिए, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट? इसमें वर्ब कौन सा है? ये है ब्रिंग। इसमें वर्ब है ब्रिंग। कौन सा है? ब्रिंग। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर में ब्रिंग। और फाइनल सेंटेंस जो चौथा सेंटेंस है, द फोर्थ सेंटेंस इज माय सिस्टर गेव मी अ गिफ्ट, राइट? अगेन आई रीड, माय सिस्टर गेव मी अ गिफ्ट। नाउ इसमें जो प्रिंसिपल वर्ब है या मुख्य क्रिया है वो ये गिव। और फॉर्चुनेटली इसके अलावा कोई दूसरी क्रिया भी नहीं है इसमें, राइट? तो अभी आपने देखा यहाँ पर चारों सेंटेंस में जो मैंने रेड से सर्किल किया हुआ है वो स्टेप 1 का पार्ट है। यानी हमने सबसे पहले काम किया कि जो भी प्रिंसिपल वर्ब है उसको मैंने हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया, सर्किल किया। व्हाट इज द सेकंड पार्ट? सेकंड स्टेप में हम 3 प्रश्न मैंने पूछे थे, हु, व्हाट और हुम। अभी क्या है, मैंने यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब पढ़ रहे हैं, राइट?
तो हमने वर्ब को अंडरलाइन कर लिया, फोकस कर लिया। नाउ द सेकंड स्टेप इज कि इसी वर्ब का हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता करना है। तो इसके लिए मैंने 3 क्वेश्चन बताए थे, हु, व्हाट और हुम। ये क्वेश्चन हम किससे करेंगे? ये क्वेश्चन हम वर्ब से करेंगे, राइट। हमारे स्टेप 1 पढ़ाने का पर्पज ये था कि सबसे पहले हम वर्ब को पहचानेंगे और सेंटेंस में और वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। तो वर्ब से 3 क्वेश्चन करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये वर्ब है, इससे हमने 2 या 3 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए अभी करते हैं। ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हु, व्हाट एंड हू। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए इस क्वेश्चन से, इस वर्ब से हम क्वेश्चन करते हैं हु, यानी पूछा जाए हु रोट, राइट। सेंटेंस क्या है? शैल रोट और लेक्चर। अब रोट वर्ब है तो इससे क्वेश्चन करते हैं हु रोट, व्हाट इज द आंसर। क्या आंसर निकलेगा? किसने लिखा? आंसर मिलेगा शैल। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज शैल। हु रोट? The answer is shall wrote. So the answer to the question wrote is shall. Now ये जो shall है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? इट्स अ नेम ऑफ सम पर्सन, तो ये नाउन है, राइट। सो हु का आंसर क्या निकला? नाउन। इज दैट इट? हु का आंसर क्या निकला? नाउन निकला ना, क्लियर। और मैंने उस लिस्ट में बताया था कि हु का आंसर या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। नाउ लेट अस कम टू सेकंड क्वेश्चन, Why was she scolding her child? इसमें भी मैं 3 क्वेश्चन करता हूँ। Who was scolding? Right? What was scolding? And who was scolding? सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं who. Who was scolding? कौन स्कोल्ड कर रहा था? आंसर क्या मिलेगा? Very nice. The answer you have come to know is she. She was scolding. क्या आंसर निकल रहा है? She was scolding. Now you see, ये she word जो है, ये pronoun, right? The answer to this question is who. Who was scolding? Answer is she was scolding. And the she word is pronoun. तो मैंने बताया था who का आंसर या तो noun हो सकता है और it can be pronoun also, right? Now coming to third question, third sentence, bring me a glass of water. The same 3 questions. Who bring? What bring? Bring for whom? 3 questions. The first question is who. Who bring? Who bring me a glass of water? Where is the answer? Bring me a glass of water. मैं bring verb है, bring से question पूछा हूँ, कौन लाएगा? Who bring? Who bring me glass of water? आंसर तो दिया नहीं है, नहीं दिया ना। This is an imperative sentence, right? इसका आंसर ऑलरेडी implied है। Whenever you see an imperative sentence, right, जिसमें ऑर्डर हो, सजेशन हो, रिक्वेस्ट हो, etc., तो उसमें you छुपा रहता है, यानी आंसर टू द क्वेश्चन you is hidden। यदि मैं बोलूं bring me a glass of water, इसका मतलब you bring me a glass of water, right? वो यू एक पर्सन हो सकता है, बहुत हो सकता है, लेकिन फिर भी तो इसमें क्या करना हमें, ये जो ब्रिंग है इसमें जो वर्ड यू दैट इज हिडन, इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु, एंड दिस अगेन इज अ प्रोनाउन। समझ में आ रहा है? यू इज अ प्रोनाउन। तो हु का आंसर क्या निकल रहा है? आइदर नाउन और प्रोनाउन है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। My sister gave me a gift, right? So my sister gave me a gift, ये वर्ड gave है। इसमें भी मैं 3 क्वेश्चन करूंगा। Who gave me? Gave me what? Gave whom? Who gave? What gave? Whom gave? तो पहले who का लेते हैं। Who gave? किसने दिया? किसने दिया? Yes, सही पकड़ा। My sister। किसने दिया भाई? किसने दिया? Who gave? My sister। अब ये my sister नाउन है कि प्रोनाउन है?
इसमें माई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिस्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यदि सिस्टर हटा देते हैं इसमें से, इफ आई रिमूव दिस वर्ड सिस्टर, तो फिर माई का कोई मतलब नहीं रह जाता, isn't it? सो यहाँ ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है माई सिस्टर, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इसमें दो वर्ड है माई और सिस्टर, एक प्रोनाउन है और एक नाउन है, राइट? ये दोनों मिल करके ये हु का आंसर बता रहे हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड को हम फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब सर बोलेंगे सर आपने फ्रेज बोल दिया, एक नया वर्ड, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना कि आपको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, हु का आंसर खोजना। जो हु का आंसर खोज लिया वो या तो नाउन है या तो प्रोनाउन है। और यदि एक से ज्यादा वर्ड आ गया तो हमें देखना पड़ेगा कि उस एक से ज्यादा वर्ड में के ग्रुप में कौन सा वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी यदि उस वर्ड को हम निकाल दें तो फिर उस ग्रुप ऑफ वर्ड का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस वर्ड में यदि मैं माई निकाल देता हूं तो सिस्टर रहेगा तो भी काम चलेगा, सिस्टर गेव मी अ गिफ्ट। और लेकिन यदि सिस्टर निकाल दे इसमें से, यदि मैं से सिस्टर निकाल दूं तो क्या माई गेव मी अ गिफ्ट कुछ वर्ड, कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस समझ में आ रहा है? शायद नहीं समझ में आ रहा है। और 100% आप इस बात से एग्री करेंगे कि माई गेव मी अ गिफ्ट समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब माई तो इंपॉर्टेंट है लेकिन माई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्टर। इसलिए, और ये सिस्टर वर्ड क्या है? सिस्टर वर्ड एक नाउन वर्ड है, राइट? इसलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड जिसको हम फ्रेज बोलते हैं, ये एक्चुअली में नाउन फ्रेज है। क्या है? नाउन फ्रेज क्यों है? बिकॉज आउट ऑफ द टू वर्ड्स इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में से जो दो वर्ड दिए हुए हैं इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाउन। एक प्रोनाउन है, एक नाउन है। इसमें नाउन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना ये फ्रेज मीनिंगलेस होता है। इसलिए इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड को हम नाउन फ्रेज कहेंगे, राइट? तो ये जानबूझ करके मैंने ये सेंटेंस बनाया था ताकि कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। यदि हु के आंसर में दो या दो से अधिक वर्ड आते हैं तो वो सारे के सारे ग्रुप को हम एक साथ कंसिडर करेंगे। और फाइनली अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आउट ऑफ दिस 3-4 एग्जाम्पल्स विच वी हैव सीन हियर, जो हम लोगों ने देखा है, इन 4 एग्जाम्पल्स में से हमें ये डिस्कस निकल करके आया कि हु का आंसर नाउन हो सकता है, हु का आंसर प्रोनाउन हो सकता है, हु का आंसर अगेन प्रोनाउन हो सकता है, या हु का आंसर एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें नाउन प्रोनाउन दोनों हो, ये आ सकते हैं, राइट? अच्छा, तो बहुत अच्छा, इतनी चीजें आप समझ गए। लेकिन अभी एक चीज छुपी हुई है कि सर ये तो समझ में आ गया कि हु का आंसर नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, या नाउन प्रोनाउन दोनों का मिक्सअप हो सकता है। तो ये जानकर हम करें क्या? ये आप सब हमें क्यों बता रहे हैं सर? मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्या आपके दिमाग में नॉलेज बढ़ाता जा रहा हूं? फॉर व्हाट पर्पस? यू मस्ट नो, इसके पीछे एक पर्पस है। पर्पस हमारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, हमारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव क्या था? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो ये जानकर हमें क्या पता चला? ये जानकर हमें सब्जेक्ट के बारे में पता चला। यानी जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट निकालने के लिए वर्ब से हम क्वेश्चन करते हैं, उसका जो आंसर मिलता है वही होता है सब्जेक्ट, वही होता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। क्या होता है वो? सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब। किस वर्ब का ये सब्जेक्ट होगा? यानी वर्ब से क्वेश्चन पूछा हूं तो उसका जो आंसर निकला वो इस वर्ब का सब्जेक्ट हुआ, राइट? सेकंड सेंटेंस में जो वर्ब है वॉज स्कोल्डिंग, उसका सब्जेक्ट क्या है? शी। ये यहां पर इसका सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? ये हुआ इसका सब्जेक्ट, राइट? नाउ नेक्स्ट इज, यहां पर ब्रिंग का सब्जेक्ट क्या हुआ? यू। और यहां पर गेव का सब्जेक्ट क्या हुआ? माय सिस्टर, क्योंकि ये सभी हु क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, राइट? तो हमने अभी इस एग्जांपल में ये जो ग्रुप 1 जो लिखा था मैंने, यहाँ पर आपको 4 ग्रुप ऑफ एग्जांपल्स देंगे। इन 4 ग्रुप ऑफ एग्जांपल्स में से पहले ग्रुप को एनालाइज किया, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन एनालाइज किया है, वो क्वेश्चन है हु का आंसर। और हमने ये समझा कि मेन वर्ब से यदि क्वेश्चन पूछते हैं हु, तो उसका जो आंसर निकलता है वो एक सिंगल वर्ड हो सकता है, वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है। लेकिन चाहे वो सिंगल वर्ड हो या ग्रुप ऑफ वर्ड हो,
वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और इसी को हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बोलेंगे, यानी उस वर्ब का सब्जेक्ट बोलेंगे जिससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सिंगल नाउन हो सकता है और सिंगल प्रोनाउन हो सकता है और एक ग्रुप ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन हो सकता है, राइट। अभी हम इसी ग्रुप के दूसरे पार्ट के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तो अभी अभी हमने क्या देखा, हमने 3 प्रश्नों पर विचार किया। नंबर 1 हु, नंबर 2 व्हाट और नंबर 2 whom। 3 में से एक प्रश्न पर विचार किया हमने, WHO हु, वो मतलब कौन, और व्हाट वाज द रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या निकला कि किसी भी प्रिंसिपल वर्ब से यदि हम क्वेश्चन पूछते हैं हु, उसने किसने किया, उसका जो आंसर आता है वो नाउन होता है और वो सब्जेक्ट होता है उस वर्ब का, राइट। अभी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हु, व्हाट और हु, ये 3 प्रश्न हमेशा आपको याद रखना होंगे। उनके बारे में हमने चर्चा कर लिया। हमने ये देखा कि बीइंग रोट, रोट यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर वॉज स्पीकिंग, वॉज स्कोल्डिंग यहाँ वर्ब है, और यहाँ ब्रिंग वर्ब है, यहाँ पर गेव वर्ब। इससे मैंने क्वेश्चन पूछा हु गेव, राइट। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये प्रिंसिपल वर्ब है, इन दोनों का वर्ब की संख्या दे दी, ये वर्ब है, राइट। So this is also verb, this is also verb. Now if I ask the question who wrote, यदि मैं पूछूं किसने लिखा, WHO who wrote, आंसर मिलेगा shall, और ये जो shall है ये सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बारे में जानिए। अब इससे पूछा जाए what wrote, wrote से ही क्वेश्चन पूछते हैं, what wrote क्या लिखा, क्या लिखा what wrote, तो क्या आंसर निकलेगा, shall wrote what, shall ने क्या लिखा, क्या आंसर निकलेगा, a letter, ये निकलेगा आंसर, a letter, राइट। ये जो a letter है ये अगेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें 2 वर्ड है a और letter, राइट। इसमें a आर्टिकल है, राइट, डेफिनेट आर्टिकल, सॉरी इनडेफिनेट आर्टिकल, और लेटर नाउन है। इस ग्रुप में देखेंगे जिस प्रकार से हमने यहाँ देखा था माई सिस्टर, तो माई सिस्टर में 2 वर्ड था माई और सिस्टर, ये दोनों ही सब्जेक्ट का काम कर रहे थे। इसमें एक पॉसेसिव प्रोनाउन है और एक सिस्टर नाउन है, राइट। यहाँ पर अ लेटर आंसर आ रहा है। रोट में यदि क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट का, क्या लिखा, रोट व्हाट, आंसर आया अ लेटर। इसमें 2 वर्ड आ गए तो हम किसको हम ऑब्जेक्ट माने, तो इसके लिए यहाँ देखिए कि अ लेटर में ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इसमें लेटर नाउन है और अ आर्टिकल, इन दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड लेटर है, क्योंकि यदि इसमें से हम लेटर निकाल देते हैं बाहर तो सिर्फ क्या बचता है अ, राइट। और फिर इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा कि शैल रोट अ, राइट। क्वेश्चन पूछेगा क्या अ, तो इसका आंसर नहीं निकलेगा। लेकिन यदि अ हटा भी देते हैं हम, शैल रोट लेटर, तो उससे रिजल्ट निकलता है समथिंग। तो इन दोनों इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सबसे 2 में से एक इंपॉर्टेंट वर्ड है लेटर, और हमें पता है कि लेटर किसी चीज़ का नाम है, सो लेटर नाउन है, और ये अ आर्टिकल है। तो इन दोनों में इंपॉर्टेंट नाउन है, और चूंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है इसको फ्रेज बोलेंगे, तो कौन सा फ्रेज हुआ, ये नाउन फ्रेज हुआ। क्यों नाउन फ्रेज हुआ, क्योंकि इसमें नाउन प्रोमिनेंट वर्ड है, नाउन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए ये जो फ्रेज है ये नाउन फ्रेज है, और इसका आंसर आ रहा है अ लेटर, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और ये अ लेटर क्या है, ये नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज। तो हमने जैसा बताया था कि यदि टू का आंसर भी नाउन या प्रोनाउन होता है, और व्हाट का आंसर भी नाउन या प्रोनाउन होता है, यहाँ पर नाउन की जगह नाउन फ्रेज यूज करना है। ये बड़ा ही अच्छी चीज़ है। एक इनिशिएशन आपके दिमाग में आ रहा है कि सर नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, शायद ये सारे वर्ड्स, ये सारे टेक्निकल टर्म्स आप सुने होंगे, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो जब हम सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जब हम क्लॉजेस पढ़ेंगे, जब हम फ्रेजेस पढ़ेंगे, तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे कि इन तीनों में क्या रिलेशन है, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस है, क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, सेंटेंस
और फ्रेज में क्या डिफरेंस है और क्यों डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग जब क्लॉज पढ़ेंगे और सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जानेंगे उस समय पढ़ेंगे। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना ही जानें कि हु का जो आंसर आता है वो सब्जेक्ट होता है, और यदि हम प्रिंसिपल वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट, उसका जो आंसर आता है वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। याद रखना है, जिस वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उसका आंसर। हम इस वर्ब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट रोट, तो उसका आंसर हो रहा है अ लेटर, तो ये अ लेटर इस वर्ब रोट का ऑब्जेक्ट है, राइट। नाउ कमिंग टू सेकंड सेंटेंस, was she scolding, right? Why was she scolding her child? Why was she scolding her child? इसमें was scolding verb है, ऑक्सिलरी वर्ब प्रिंसिपल वर्ब मिलकर के एक वर्ब बना रहे हैं। इससे पूछे कि who was scolding, इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था ऐसे ही कि who was scolding, तो इसका आंसर क्या आया था, she was scolding, और ये सब्जेक्ट हो गया था। मैंने बताया था आपको who का आंसर हमेशा सब्जेक्ट में जाएगा। नाउ she was scolding whom, अब यहाँ पर she was scolding के बाद हमने क्वेश्चन रखा था who और what, तो यदि मैं पूछूं what, she was scolding what, तो क्या इसका आंसर मिलेगा, वह अपने चाइल्ड को डांट रही थी, वह अपने चाइल्ड को डांट रही थी। क्या डांट रही थी, क्या डांट रही थी, का कोई आंसर नहीं मिलेगा, तो इसमें what का कोई आंसर नहीं है। लेकिन जब हम इससे पूछते हैं she was scolding whom, 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 ये जो थर्ड है यहाँ पर whom, तो इसका आंसर मिलता है her child। क्या आंसर मिलता है, her child, इसका आंसर मिल रहा है her child, राइट। यू कैन सी यहाँ पर भी ये जो आंसर मिल रहा है ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, राइट, और इसका भी whom का जो आंसर है वो भी ऑब्जेक्ट ही होता है। क्या होता है, वो भी ऑब्जेक्ट होता है, राइट। अब इस हर चाइल्ड को भी यदि ध्यान से देखें तो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एक हर और एक चाइल्ड। यहाँ पर हर प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन, और चाइल्ड नाउन है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, हर किसके लिए आया है, हर वर्ड चाइल्ड के लिए आया है, चाइल्ड वर्ड हर के लिए नहीं आया है। इसमें चाइल्ड इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसलिए चूंकि चाइल्ड इज अ नाउन वर्ड, देयरफॉर दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इज अ नाउन फ्रेज, राइट। सो तो हूँ का भी आंसर नाउन में आ गया। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि व्हाट का आंसर भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, हु का आंसर नाउन प्रोनाउन हो सकता है, और हूम का आंसर भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अभी यहाँ पर हमने इन थोड़ी देर पहले आपको बताया हु के बारे में, उसमें देखा हमने कि उसका जो आंसर आ रहा है वो नाउन या नाउन फ्रेज आ रहा है, और अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि व्हाट का आंसर भी नाउन फ्रेज आ रहा है यहाँ पर, और हूम का आंसर भी यहाँ पर नाउन फ्रेज आ रहा है। हमने ये भी देखा कि व्हाट का जो आंसर आता है उसको भी हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में लेते हैं, और whom का जो आंसर आता है उसे भी हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में लेते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इनएनिमेट नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, और whom एनिमेट लिविंग थिंग के लिए होता है। यहाँ पर whom जो है कौन किसको डांट रही है, हर चाइल्ड वो एक लिविंग बॉडी है, इसलिए यहाँ पर हम whom का प्रयोग करेंगे, व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर अ लेटर था, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसके आंसर के लिए व्हाट का प्रयोग करेंगे। देयरफॉर हमने इन दोनों एग्जांपल से ये सीखा कि हु का आंसर ऑलवेज गिव्स अस सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एंड व्हाट एंड हुम दोनों का आंसर ऑलवेज गिव्स अस ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। आई थिंक आई एम क्लियर, मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर है, और यदि ये क्लियर है तो इन दोनों एग्जांपल्स में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ब्रिंग का सब्जेक्ट हो गया यू, और ब्रिंग का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ब्रिंग से क्वेश्चन पूछो, ब्रिंग व्हाट, ब्रिंग क्या लाए, लाओ, क्या लाओ, क्या आंसर आ रहा है, पूरा ही आ रहा है, एक ग्लास ऑफ वाटर आ रहा है ना, क्या लाना है भाई, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नाउ मी ब्रिंग व्हाट, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये फ्रेज है यहाँ पर। Therefore, a glass of water, water is the most prominent, ये नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन यदि यहाँ पर से वाटर हटा देते हैं तो a glass of निकल कर क्या आता है, so it is not clear yet. So all these words, a glass and of, they have come from the word water, which is a noun also, material noun. Therefore, this is also a noun phrase, and this is object.
right? This is a noun tree, NP, NP, because it is a group of words, and the most prominent word water is the most prominent word in this group of words is water, and all other words have come from this for this word. यानी इस ग्रुप ऑफ वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड वाटर जो कि नाउन है आया है, और बाकी सारे वर्ड इसके लिए आए हैं, ये उनके लिए नहीं आए। इसलिए इस ग्रुप ऑफ वर्ड में जो नाउन इंपॉर्टेंट है ये फ्रेज है, और नाउन चूंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए नाउन फ्रेज है, राइट। और ये पूरा का पूरा आंसर किसका है? व्हाट का आंसर है, और व्हाट के आंसर को भी हम ऑब्जेक्ट जानते हैं। देयरफॉर ब्रिंग का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अ ग्लास ऑफ वाटर। अब जरा एक क्वेश्चन और बचता है, ब्रिंग फॉर होम, किसके लिए लाना है? किसके लिए लाना है? ब्रिंग मी, राइट। एक और आ गया मी, इसका आंसर आ रहा है मी, क्या है? मी। तो होम का आंसर भी ऑब्जेक्ट बताता है, तो इसका मतलब इसमें एक और ऑब्जेक्ट है, राइट। एंड ये ऑब्जेक्ट क्या है? मी, ये एक प्रोनाउन है, राइट, राइट। सो वो सारी चीजें देखेंगे हम वेरीफाई हो रही हैं। हु का आंसर नाउन या प्रोनाउन है, सब्जेक्ट होता है। व्हाट का आंसर नाउन या प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट होता है। whom का आंसर नाउन या प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट होता है। ये सारे क्वेश्चन who, what और whom हम किससे पूछते हैं? अरे भैया किससे पूछते हैं? वर्ब से पूछते हैं। कौन से वर्ब से पूछते हैं? प्रिंसिपल वर्ब से पूछते हैं। तो उसका जो आंसर निकलता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे पूछते हैं? हु का आंसर सब्जेक्ट होता है, व्हाट और whom का आंसर ऑब्जेक्ट होता है, राइट। अभी फाइनल क्वेश्चन फाइनल आ गया। माई सिस्टर गेव मी अ गिफ्ट, राइट। तो माई सिस्टर सब्जेक्ट है, यहाँ पर किसे दिया? ये ऑब्जेक्ट 1 है। क्या दिया? अब गिफ्ट हो गया ऑब्जेक्ट 2, राइट। इसमें भी आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, राइट। यानी सेंटेंस नंबर 3 में ब्रिंग के दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी और दूसरा अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें गेव के भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी और दूसरा अ गिफ्ट, राइट। इसका मतलब एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है, यानी किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की संख्या इन ए सेंटेंस एक या एक से अधिक हो सकती है, राइट। ओफ ओफ ओफ, ऐसा लग रहा है कि आपको, है ना, कि कितनी सारी बातें हमने सीखी। कैसे रखेंगे इन सारी बातों को अपने दिमाग में? ये तो फिर से हम भूल जाएंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आप जरा गौर करिए, हमने इतनी सारी बातें सीखी ही नहीं, हमने बहुत छोटी छोटी 2-3 बातें सीखी, और उन 2-3 बातों को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिए और उस एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन किया। तो फाइनली हम इस वीडियो में के एंड में ये देखें कि हमने अभी तक सीखा क्या, हमारा लर्निंग आउटकम क्या है ना। तो ये रिकैप करना बहुत ज़रूरी है कि हम इतनी सारी चीज़ें सुने, सर ने इतना कुछ बताया, बहुत सारे नोट किए, बहुत सारे देखे समझे, लेकिन फाइनली हमारा आउटकम क्या है? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हमने इन 2 वीडियो में, प्रीवियस 2 वीडियोस में वॉइस के बारे में सीखी, जो मैं या हम उसके पहले नहीं जानते थे, कम जानते थे, कंफ्यूजन में जानते थे, है ना। तो लर्निंग आउटकम इन 2 वीडियोस का क्या है, हम ये बताकर आपको इस वीडियो को एंड करेंगे। बाकी बातें हम आने वाले 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो क्या है, हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले जो वीडियो 1 था, वीडियो नंबर 1, और इधर है वीडियो नंबर 2। इसको हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 भी बोल सकते हैं। वीडियो 1 में हमने प्रायर नॉलेज के बारे में बात की। इसमें हमने बताया यदि वॉइस में मास्टरी करनी है तो 4-5 चीजें ऐसी हैं जिसमें हमारा प्रायर नॉलेज होना चाहिए। तो पहली चीज हमने ये सीखा था
इसमें हमने बताया था क्या था, वर्ब टेंसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा हमने बताया था सब्जेक्ट, प्रेडिकेट या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। याद आ रहा है कुछ? इसको तीसरा पॉइंट मैंने लिखा था। चौथा पॉइंट मैंने बताया था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। और पांचवा बताया था वॉइस वर्सेस नरेशन, वॉइस वर्सेस नरेशन। इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, नरेशन। तो वॉइस वर्सेस नरेशन हमने बताया था कि ये 5 चीज का नॉलेज यदि हमारे स्ट्रांग रहेगा, हम वॉइस कभी गलत करेंगे नहीं। रूल्स अपने स्थान पर है वॉइस के। तो ये एक चीज हमने ये बताई थी। और पहले वीडियो में हमने ये भी बताया था इसके बारे में, टेंसेस के बारे में। टेंसेस के बारे में हमने बताया था कि टेंसेस का संबंध वर्ब से है, और वर्ब में हमको यदि हमें वॉइस पढ़ना है तो वॉइस में वर्ब्स के लिए हमें एक जो प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को ही लेना है। और प्रिंसिपल और किसको नहीं लेना है ये भी बताया कि टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब में आईएनजी यदि अकेले लगा हो, उसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब ना आया हो, तो इसको कभी भी हम प्रिंसिपल वर्ब मानकर नहीं चलेंगे। तो हमें प्रिंसिपल वर्ब लेना है। और वर्ब्स में मैंने आपको क्लासीफाई भी किया था, एक ऑक्सिलरीज में प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल मॉडल्स, राइट? ओके, आज वीडियो नंबर 2 में हमने क्या सीखा? वीडियो नंबर 2 में हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा, ऑफ ए वर्ब। ये मैंने यहां पर बताया, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, राइट? ये ऑफ ए वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या सीखा? पहली बात हमने सीखा कि आउट ऑफ सो मेनी क्वेश्चन वर्ड्स, जो बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड है, 8 उनकी संख्या बताई थी। इन 8 क्वेश्चन वर्ड्स में से 3 वर्ड वॉइस के परिप्रेक्ष्य से, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉइस, आर इंपॉर्टेंट, और उसे ध्यान में रखना है। वो कौन कौन से हैं? WHO who, WHAT what एंड WHOM who। बाकी सारे वर्ड्स जो बच गए, why, when, where, whose, which, हाउ, वाई, इट्सेट्रा, ये सारे के सारे अभी हम ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। कोई जरूरत नहीं भैया, आप शांति से रहिए। हमें अभी वॉइस में सिर्फ इसके जानना जरूरी है। हमने ये सीखा। दूसरी चीज हमने सीखा कि वर्ब्स जो होते हैं, वर्ब से यदि हम क्वेश्चन पूछते हैं, प्रिंसिपल वर्ब से यदि हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज हो सकता है, और इसे हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में जानते हैं। ये नहीं सीखा हमने। वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं हु, उसका जो आंसर आता है दैट इज नाउन और नाउन फ्रेज, और उसको हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट बोलेंगे। तीसरा चीज हमने सीखा, थर्ड चीज, कि वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट, इसका जो आंसर आता है वो भी होगा नाउन या प्रोनाउन और नाउन फ्रेज, और दैट विल आल्सो बी कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। चौथी चीज हमने सीखा, फोर्थ चीज, यदि हम इसी वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं WHOM, ये काम किसके लिए किया, इसका भी जो आंसर आएगा वो या तो नाउन होगा, या तो नाउन फ्रेज होगा, या प्रोनाउन आएगा। इन दैट केस ये भी ऑब्जेक्ट ही होगा उस वर्ब। यानी इस वर्ब का सब्जेक्ट और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? हम इन 3 क्वेश्चन से पहचानेंगे, हु, व्हाट और हूम। ये क्वेश्चन हमें किससे पूछना है? इसी वर्ब से पूछना है, क्योंकि इसी का हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट निकालना है। यही हमने बेसिकली सीखा है अभी तक, राइट? तो हम अपने स्टेप से चल रहे हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था? वो ये स्टेप था, प्रायर नॉलेज और वर्ब के बारे में फोकस करना, प्रिंसिपल वर्ब, जो कि पिछले वीडियो में किया। और सेकंड स्टेप था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कैसे निकालें, वो हमने इस वीडियो में फोकस किया है। ठीक है, थोड़ी सी और जानकारी ऑब्जेक्ट के बारे में और बची हुई चीज़ों की जानकारी हम अगली वीडियो में करेंगे। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू एंड आई होप यू लाइक द वीडियोस।
यदि पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है। थैंक यू।